प्रिय दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कर रहा हूं फ्रेंड, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर है फ्रेंड, ये अपने नाम से ही परिभाषित हो जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पिछले कक्षा के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास 8 में 8x + 3 = 15, ये हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3x + 6y = 15। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक चर क्या है, x है, और इसमें दो चर है, x और y। तो दो चर वाला समीकरण हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, जैसे 3x + 4y = 10, 2x + y = 15। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है फ्रेंड, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th में ये पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आप समझ लीजिए, क्लास 8 में हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हुए थे, और क्लास 9th में दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हुए थे। अब हम लोग क्लास 10th में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं फ्रेंड। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, 9th में। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, युग्म। यानी कि अब हम लोग जो दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, युग्म में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण किस में है, जोड़ा में है। जैसे ये सिंगल में है, ये वाला सिंगल में है फ्रेंड, और आप देख सकते हैं इसमें दो चर वाला दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, जो कि एक युग्म में है। अब यहाँ पर नाम से परिभाषित होता है दो चर। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें दो चर है, x और y। और रैखिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये समझ लेते हैं। रैखिक इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जब इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक क्या मिलता है, सरल रेखा। ग्राफ क्या मिलता है, सरल रेखा। और इसे समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में समझेंगे। तो याद रखिएगा, समीकरण क्यों बोलते हैं, इसमें बराबर का चिन्ह है। ठीक है, और युग्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण किस में है, जोड़ा में है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड, दो चर, इसमें क्या होता है, दो चर के रूप में x और y होता है। और रैखिक का मतलब होता है जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलता है हमें, सरल रेखा। इसका ग्राफ भी हम लोग इसी वीडियो में ग्राफ खींचकर भी मैं दिखाऊंगा आपको। समीकरण का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो अब हम लोग फ्रेंड समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, इसको अब समझेंगे। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बहुपद। ठीक है, और इधर लिखते हैं समीकरण। तो अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक में लिख रहा हूँ, जैसे 3x + 4, और यहाँ पर मैं बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ 3x 4 2x + 3। तो आप देखिए फ्रेंड, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। और जो समीकरण होता है, दो व्यंजकों के बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, बराबर का क्यों चिन्ह होता है, इसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड। क्योंकि ये जो LHS वाला पार्ट है और ये जो RHS वाला पार्ट है, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम लोग तराजू से समझ लेते हैं,
ठीक है फ्रेंड। तो इसमें होता क्या है कि इस तराजू पर जब हम लोग LHS का मान रखते हैं, इस तराजू पर जब हम लोग LHS का मान रखते हैं और फिर जब हम लोग RHS का मान रखते हैं, तो दोनों मान क्या होता है, बराबर। यानी तराजू का ये जो सुई होता है एकदम बीच में होता है। क्या होता है, बीच में होता है। तो समीकरण में क्या होता है फ्रेंड, LHS और RHS के बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। तो आप देख सकते हैं दो व्यंजकों के बीच में क्या है, बराबर। और जो बहुपद होता है उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड किसी स्टूडेंट का ये भी कहना है, जैसे px बराबर हम लोग लिखते हैं 3x प्लस अगर 4 लिख दे, तो बताइए ये तो बहुपद को ऐसे भी लिखा जाता है, तो क्या ये आप बराबर का चिन्ह देखकर हम क्या इसे समीकरण बोल सकते हैं? तो फ्रेंड इसे आप समीकरण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो px है ये बहुपद को दर्शाता है। और जो परिभाषा होता है समीकरण का, दो बीजीय व्यंजक के बीच में क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर आप px क्या है, एक व्यंजक नहीं है, इस बात को आप नोट कीजिएगा। ये जो px है ये बहुपद को क्या करता है, दर्शाता है। तो हम लोग px से भी दर्शा सकते हैं, या हम लोग इसे gx से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, या हम लोग इसे qx से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया बहुपद और समीकरण में अंतर। समझ में आया फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, अब हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण, इसे रैखिक क्यों बोला जाता है। तो मैंने बोला था जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगा, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ पे क्या मिलता है, सरल रेखा मिलता है। तो चलिए ग्राफ खींचकर भी हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैं एक समीकरण ले रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर, मान लीजिए मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई को उधर हम लोग लेके चले जाएंगे, तो x बराबर होगा 4 माइनस वाई, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इसमें x और इसमें y लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग यहाँ पर y का मान कुछ लेते हैं। चलिए y का मान अगर हम लोग 2 ले देते हैं, यहाँ पर y का मान कितना ले लेते हैं, 2, तो x का मान भी कितना प्राप्त होगा फ्रेंड, 2 ही प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पर y का मान कितना ले लेते हैं, 3, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, y का मान 3 लेने पर x का मान कितना प्राप्त होगा, 1। चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने का तरीका क्या होता है, इसमें 2 अक्ष लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग क्या होते हैं, इस पर हम लोग कुछ नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर जो भी देखिए, इधर होता है x, इधर होता है डैश। डैश का मतलब क्या होता है, सभी मान नेगेटिव में होगा। ये इधर जो भी मान होगा, यानी कि बाएं तरफ जो भी दाएं तरफ जो भी मान होगा वो धनात्मक होगा, और बाएं तरफ जो भी मान होगा वो ऋणात्मक होगा। ऊपर हम लोग बात करेंगे, ऊपर जो भी मान होगा y का वो धनात्मक होगा, जिसे हम लोग y बोलते हैं। नीचे y डैश, इधर जितना भी मान होगा उसे सभी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये समझ में आ गया। इधर हम जो भी मान लिखेंगे ऋणात्मक में लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो इधर जो भी मान लेंगे हम लोग क्या लेंगे, -1 -2 -3 -4। चलिए फ्रेंड, हम लोग इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। x का मान कितना दिया है, 2, x का मान कितना दिया है, 2, y का मान भी कितना दिया है, 2। तो इसको हम लोग मिला देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, 2। फिर देखते हैं x का मान कितना दिया, 1, और y का मान कितना दिया, 3। तो यहाँ पर बढ़ेंगे, तो हम लोग पहले x नियामक लिखे, x नियामक का मान कितना दिया, 1, और y नियामक का मान कितना दिया, 3। जब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो एक क्या मिलेगा फ्रेंड, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा। तो आप देख सकते हैं जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो 2 चर समझ में आ गया। इसमें 2 चर वाला में 2 चर होगा,
और रैखिक का मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो व्यंजकों के बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह। और युग्म का मतलब होता है इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा किस में लेंगे, जोड़ा में लेंगे। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया है 5x + 2 = 12 दिया है। ठीक है, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं ये समीकरण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं x + y बराबर, मान के चलिए दिया है 30। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड दिया है x + y बराबर 30 दिया है और x - y बराबर दे दिया है 10। ठीक है, तो अब समझेंगे समीकरण का हल किसे कहते हैं। ये वाला जो हम लोग पढ़े हुए समीकरण, ये हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, ये क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, ये क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। समीकरण का हल, तो फ्रेंड इसका परिभाषा आप नोट कर लीजिए। तो किसी समीकरण के चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को क्या कर दे, बराबर कर दे, तो चर के उस मान को ही समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं समीकरण का हल एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, इसका हल क्या हो सकता है। जो इधर जो LHS है, इधर जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर जो RHS है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चर है, इस चर का मान कौन सा होगा जो LHS और RHS दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम लोग चर का मान क्या रख देते हैं, 2। चर का मान क्या रख देते हैं यहाँ पर, 2। तो आप देख लीजिए 5 दूना 10, 10 और 2 12। तो अगर x का मान यानी चर का मान इस समीकरण में 2 रखा जाता है तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चर का ये जो मान है, यह मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड, हल। चलिए ये समझ में आ गया। और एक बात और जान लीजिए फ्रेंड, एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा। जैसे x बराबर यहाँ पर जो 2 लिखे हैं, यही एक हल होगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 9th में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं। तो फ्रेंड समझते हैं इस समीकरण का हल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर है, x और y है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। अगर फ्रेंड हम लोग x का मान 10 और y का मान यहाँ पर क्या रख दे, 20, तो आप जोड़िए x और y को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 30। यानी कि LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी समीकरण का दायां पक्ष और समीकरण का बायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझिए सब फ्रेंड, तो यहाँ पर x का मान अगर 10 और y का मान 20 ले लेते हैं, तो इसको जोड़ने पे x और y को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 30। इसको जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30। तो दो चर वाला इस समीकरण का ये हल हो गया। क्या और भी हल हो सकता है, तो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 13 रख दें, क्या रख दें, 13 रख देते हैं, और y का मान 17, तो 13 17 क्या आ जाएगा, 30। फिर और देखते हैं क्या और हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 12 रख दें और 18, तो 12 18 भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या और भी हल हो सकता है, तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर 5 रख दें और 25 रख दें, तो 25 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। इसके हलों को हम लोग गिन नहीं सकते, अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें एक हल मिला था हम लोगों को, और इसमें क्या हल मिल रहा है, अनेक हल मिल रहा है। अब चलिए हम लोग क्लास 10th में जो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं इसमें हलों की संख्या कितना होता है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर x हो गया, ये y हो गया। अगर x का मान हम लोग कितना ले ले 20 और y का मान ले लेते हैं 10। कहने का मतलब x और y को जोड़ने पर 30 आना चाहिए। तो x का मान 20 है, y का मान है 10। जोड़ने पर क्या आ जाएगा 30 आ रहा है। 20 और 10 को जोड़िएगा तो 30 आ रहा है। और x में से y को घटाने पर क्या आना चाहिए 10। अब देखिए 20 में से 10 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो x और y का मान है दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। x और y का जो मान है दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर एक समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, दूसरे समीकरण को अगर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म का ये हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या और भी हल हो सकता है? तो मुझे और कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड केवल इसका एक हल हो रहा है। और भी आपको मैं ग्राफ के द्वारा मैं बताऊंगा। इसके बाद ग्राफ खींचकर मैं बताऊंगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक भी हल होता है, अनेकों हल होता है और कोई भी हल नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दो चर रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप आता है, पहला अगर समीकरण है, पहला समीकरण तो पहला समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण का जो व्यापक रूप होता है फ्रेंड a2x b2y, यहाँ पर ये c1 होगा, आई हो गया c2 बराबर 0। ठीक है, तो फ्रेंड ये हो गया व्यापक रूप। चलिए समझ लिए। तो हम लोग जब पहले समीकरण का जब ग्राफ खींच रहे हैं, जैसे पहला समीकरण क्या है फ्रेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये इस समीकरण का ग्राफ हुआ। ठीक है, और ये जो ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ये दोनों समीकरण एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो इस पर क्या हुआ है फ्रेंड, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और फिर बात करते हैं दूसरे समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। फिर बात करते हैं पहले समीकरण A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। तो फ्रेंड आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण है, दो समीकरण का ये युग्म है। तो दोनों समीकरण का जब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं तो यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर एक बिंदु पर इसमें प्रतिच्छेद करे तो इसमें हलों की संख्या कितना होगा? एक हल होगा। इसमें हलों की संख्या कितना होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हलों की संख्या कितना होगा? एक। इसमें आप देख सकते हैं कि कई बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, बहुत सारे बिंदुओं पर यह क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें जो हलों की संख्या होगा, हलों की संख्या, इसमें हलों की संख्या अनेक होगा। हलों की संख्या क्या होगा फ्रेंड? अनेक हल होगा। हलों की संख्या क्या होगा? अनेक। इसमें आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेखा है किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ ये अगर प्रतिच्छेद करेगा तो समझिए हल होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये हल नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ रहा? तो फ्रेंड अब इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं। ये जो ग्राफ है प्रतिच्छेद कर रहा, तो इसमें लिखेंगे प्रतिच्छेदी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये हो गया प्रतिच्छेदी। और इसमें देखते हैं फ्रेंड, दोनों ग्राफ एक दूसरे पर ही है, ओवरलैपिंग है। तो ये क्या बोलेंगे? इसे समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समपाती। क्या बोलेंगे फ्रेंड? इसे समपाती बोलेंगे, समपाती होगा। और इसमें आप देख सकते हैं दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे को काट नहीं रहा है, और दोनों रेखा क्या है? समानांतर है। दोनों रेखा क्या है? तो इसमें लिखेंगे दोनों रेखा क्या है? समांतर है। चलिए अब हम लोग तीसरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है? अब देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो यहाँ पर आप पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। ये एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद कर नहीं रहा, एक दूसरे से ये मिल नहीं रहा, यानी कि ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों ग्राफ एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो ये होगा विरोधी। क्या होगा जी? विरोधी होगा फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे पर है, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है जी? आश्रित है। एक दूसरे के क्या है? आश्रित है। तो इसमें क्या भरेंगे? आश्रित। इसमें होगा आश्रित, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो ग्राफ है ये विरोध नहीं कर रहा है, ये क्योंकि ये तो एक बिंदु पे ये दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब ये विरोधी नहीं है। ये क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा जी? अविरोधी। तो फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें एक हल भी होगा, अनेकों हल होगा। क्या होगा? अनेक हल भी। हलों की संख्या क्या होगा? अनेक हो सकता है। या अगर ये नहीं कटे तो इसमें हलों की संख्या भी नहीं होगा। तो ये हमें समझ रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, और कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो ये तो हम लोग ग्राफ के द्वारा समझे, इसे ग्राफ के द्वारा ये हम लोग समझ चुके हैं। अगर फ्रेंड सोचिए, अगर आपको ग्राफ नहीं दिया रहे, या अगर ग्राफ आपको नहीं दिया रहे और हमें क्या निकालना हो? हलों की संख्या निकालना हो, ग्राफ का प्रकृति जानना हो, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका, वो कौन सा तरीका है फ्रेंड? उसे आप समझ लीजिए। वो सिंपल सा तरीका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 है, यहाँ पर क्या है? A1, यहाँ पर A2। तो हम लोग पहले A1 बटा A2 निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे B1 बटा B2। क्या निकालेंगे? B1 बटा B2। अगर देखेंगे अगर ये दोनों क्या हो जाए? बराबर नहीं हो, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो उसमें हलों की संख्या क्या होगा? एक हल होगा। अगर बराबर नहीं है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर बराबर नहीं है तो हलों की संख्या एक होगा, और ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, और ये क्या होगा? अविरोधी होगा। चलिए इसमें समझते हैं। अगर ऐसे आ जाए A1 बटा A2 निकालते हैं,
A1 बटा A2 निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं B1 बटा B2 निकालते हैं, और उसके बाद निकालते हैं C1 बटा C2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान, अगर ये तीनों आपस में क्या आ जाए, बराबर, तो ये आप समझ जाइए फ्रेंड कि क्या होगा, इसमें अनेकों हल होगा और ग्राफ का होगा समपाती होगा, और ये क्या होगा, एक दूसरे के आश्रित होंगे। चलिए इसमें समझते हैं। अगर फ्रेंड हम लोग निकालते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2, ठीक है, नॉट इक्वल C1 बटा C2। अगर इस तरह का कंडीशन मिल रहा है तो समझिए उसमें कोई हल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और जो ग्राफ होगा क्या होगा जी, समांतर होगा, और ये क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा फ्रेंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ग्राफ के द्वारा हलों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं भी दिया रहे, अगर समीकरण दिया रहे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे, तो उस युग्म के द्वारा भी हम हलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और ग्राफ का नेचर भी ज्ञात कर सकते हैं कि ग्राफ किस प्रकृति का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रेंड समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे फ्रेंड, समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना, हमें समीकरण को हल करना हो तो कैसे समीकरण को हम लोग हल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको एक समीकरण दिया है x बराबर y, ठीक है, तो समीकरण में पहला कंडीशन क्या होता है, अगर फ्रेंड अगर आप इसमें c को इधर जोड़ते हैं तो इधर भी आपको c जोड़ना पड़ेगा, यानी कि तभी तो ये तराजू क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस तराजू को हमें बराबर रखना है, ये अगर समीकरण दे दिया है फ्रेंड x बराबर y, अगर हम लोग LHS में जो क्रिया करते हैं वही क्रिया हमें किस में करना होगा, सॉरी LHS इधर होगा फ्रेंड, LHS में जो क्रिया करते हैं वही क्रिया हमें RHS में भी करना होगा। अगर हम लोग इसमें c को जोड़ते हैं तो इधर भी हमें c का करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम c घटाते हैं, इधर से हम लोग c का कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो इधर से भी हमें c क्या करना होगा, इधर से भी हमें c घटाना होगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर c से गुना कर देते हैं, LHS में c से गुना कर देते हैं, तो इधर भी हमें c से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम लोग इधर हम लोग c से भाग लगा देते हैं तो इधर भी हमें c से क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण करने का हल करने का कुछ नियम था, इसे आप जरूर समझ जाइए क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग पक्षांतर की क्रिया समझेंगे। अब हम लोग पक्षांतर किसे कहते हैं, देखिए ये तराजू तभी बराबर हो सकता है जब समीकरण के LHS और RHS में समान क्रिया किया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड्स पक्षांतर किसे कहते हैं ये समझेंगे। पक्षांतर की क्रिया भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप समझ लीजिए फ्रेंड, जैसे x + 3 बराबर y बराबर मान लीजिए 6 दिया है, तो पक्षांतर का क्रिया कहता है अगर हम किसी चर या अचर को LHS से RHS में ले जाते हैं या RHS से LHS में लाते हैं तो उस चर या अचर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हम लोग यानी पक्षांतर की क्रिया का मतलब होता है अगर हम चर या अचर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे समझ लीजिए अगर +3 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +3 है, उधर ले जाएंगे तब क्या होगा, पहले +3 था अब क्या हो गया -3। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो का वो भी फ़ायदा उठा सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।